नमस्कार बच्चों, एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारा लास्ट वीडियो जो आपने देखा होगा उसमें हम चर्चा कर रहे थे, मानव के अधिवास जो होते हैं उनकी चर्चा कर रहे थे और मानवीय अधिवासों को मकानों के बीच की दूरी के आधार पर, उनके बसने की प्रवृत्ति के आधार पर, उनमें प्रयोग होने वाली सामग्री के आधार पर और उनमें संपन्न होने वाली क्रियाओं के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था, जिसका हमने चर्चा की थी, ग्रामीण अधिवासों के रूप में और दूसरा शहरी अधिवासों के रूप में। कल के वीडियो में हमने ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों की चर्चा की थी कि किसी भी ग्रामीण बस्ती के अंदर जो अधिवास पाए जाते हैं वो कौन कौन से प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो बच्चों देखो, उसमें मेनली कल हमने आपको गुच्छित अधिवासों के बारे में बताया, या फिर हम ऐसा कहें कि जो सामूहिक अधिवास होते हैं उनके बारे में कल हमारी चर्चा हो चुकी थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे अधिवासों की जो गुच्छित अधिवासों की तरह नहीं होते, उनसे अलग होते हैं, विभिन्न दशाओं को दर्शाते हैं। तो देखिए, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास किसे कहते हैं? मानव के द्वारा निर्मित किए गए ऐसे ग्रामीण अधिवास जो बिखरे हुए पाए जाते हैं, दूर दूर मकान देखने को मिलते हैं, मकानों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा पाई जाती है, किसी क्षेत्र में गिने चुने स्थानों पर ही फैले हुए मिलते हैं। ऐसे अधिवासों को प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास कहा जाता है। अब ये अधिवास जो निर्मित होते हैं, निर्मित क्यों होते हैं? जिन क्षेत्रों में जलवायु संबंधी प्रतिकूलताएं देखने को मिलती हैं, भौगोलिक प्रतिकूलताएं देखने को मिलती हैं, आर्थिक विषमताएं देखने को मिलती, वहां पर इस प्रकार के अधिवासों का निर्माण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो जलवायु संबंधी दशाओं की। ऐसे अधिवास विशेष रूप से विश्व के जो मरुस्थलीय भाग उनमें देखने को मिलने वाले हैं, या फिर जो पहाड़ी भाग उनमें देखने को मिलने वाले। मरुस्थलीय भागों में जलवायु की प्रतिकूलता पाई जाती, तापमान बहुत अधिक मिलता है, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती, पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। तो जहां कहीं भी थोड़ा बहुत पानी उपलब्ध हो जाता है वहीं पर बस्तियां बस जाती हैं। एक बस्ती बस गई, लेकिन दूसरी बस्ती कितनी दूर होगी, इसके लिए पानी की उपलब्धता निर्धारित घटक के रूप में भूमि, जहां भी पानी उपलब्ध होगा दूसरा जगह वहां दूसरी बस्ती बसने। तो इस प्रकार से एक बस्ती से दूसरे बस्ती के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा होना, दूरी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो ऐसे अधिवासों को जो दूर दूर पाए जाते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं, उनको प्रकीर्ण या एकाकी अधिवासों के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रकार के अधिवासों की विशेषताएं क्या होती है? देखिए, सबसे बड़ी विशेषता तो ये होती है कि मकानों के बीच की दूरी ज्यादा होती है, यानी कि एक मकान दूसरे से दूर स्थित होता है। लोग एकाकी रूप में रहते हैं, जैसे हमने देखा था गुच्छित में क्या मिल रही थी, सामाजिक एकात्मकता देखने को मिल रही, सामाजिक संगठन देखने को मिल रहे। यहाँ पर अकेले लोग अपने परिवारों के साथ में रहते हैं। इनमें रहने वाले लोग ज्यादातर व्यक्तिगत स्वतंत्र जीवन यापन करने के आदि, अपनी मन की मर्जी से काम करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों में आपसी सहयोग की भावना बहुत कम होती है। और साथ साथ में यदि हम चर्चा करें तो कृषि में जो संलग्न जातियां पाई जाती है उसमें ऊंच नीच की भावना भी ऐसे अधिवासों में रहने वाले जो लोग हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ये होगी प्रकीर्ण अधिवासों की परिभाषा, और प्रकीर्ण अधिवासों की परिभाषा के साथ साथ में उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है उनकी हमने चर्चा की। अब ऐसे अधिवास विश्व के अंदर कहाँ देखने को मिलते हैं उसकी यदि हम चर्चा करें तो वैसे देखो, मैं आपको सारांश में बता चुका था पहले कि जो जलवायु संबंधी प्रतिकूलताओं के क्षेत्र होने वाले हैं वहां पर इस प्रकार के अधिवासों की प्रधानता देखने को मिलने वाली है। तो यदि विश्व के हिसाब से वितरण देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका नामक जो महाद्वीप है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के जो प्रेरी प्रदेश है उनके अंदर, यूरोप और एशिया में जो स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं उनके अंदर, भारत में जो गंगा नदी का खादर का भाग है, खादर का मतलब जहाँ हर साल बाढ़ आती है वहाँ पर, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का जो तराई और भाबर प्रदेश है वहाँ पर, मध्यवर्ती दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के अंदर जो पंपास के घास मैदान पाए जाते हैं वहाँ पर,
ऑस्ट्रेलिया में जो डाउन्स पाए जाते हैं वहाँ पर, अफ्रीका में वेल्डस पाए जाते हैं वहाँ पर, राजस्थान के मरुस्थली प्रदेश में, और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। इस प्रकार के अधिवासों की स्थिति हमें देखने को मिलती है। आप दिमाग में एक चीज सेट कर लीजिए कि जहां पर जलवायु संबंधी प्रतिकूल दशाएं देखने को मिलेंगी, ऊबड़ खाबड़ भूमि देखने को मिलेगी, वहां पर एकाकी या प्रकीर्ण अधिवासों का स्वरूप भी हमें देखने को मिलने वाला है। और इसके साथ साथ विश्व के जितने भी घास प्रदेशीय क्षेत्र हैं, चाहे वो प्रेरीज की चर्चा हो रही हो, चाहे स्टेपीज की चर्चा हो रही हो, या फिर पंपाज की चर्चा हो रही हो, या वेल्डस और डाउन्स की चर्चा हो रही हो, इन सभी में भी मानवीय अधिवासों का जो स्वरूप हमें देखने को मिलेगा वो प्रकीर्ण या एकाकी अधिवासों के रूप में देखने को मिलने वाला है। अब हम चर्चा करते हैं बच्चों, मिश्रित अधिवास किसे कहते हैं। अब से पहले हमने दो अधिवासों की चर्चा की, एक था सामूहिक या गुच्छित अधिवास के रूप में, दूसरा जो था वो था प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास के रूप में, और ग्रामीण बस्तियों का जो तीसरा स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो मिलता है मिश्रित अधिवास के रूप में। अब ये मिश्रित अधिवास होता क्या है? मानव के द्वारा निर्मित किया गया ग्रामीण बस्तियों का ऐसा स्वरूप जो अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय स्वरूप में देखने को मिलता है। अर्थात हम ऐसी माने कि जहां पर न तो सघन स्थिति सघन अधिवास पाए जाते हैं और न ही जहां पर प्रकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं, तो सघन और प्रकीर्ण अधिवासों के बीच की जो स्थिति होती है वो मिश्रित अधिवासों के रूप में जानी जाती है। अर्थात न तो अधिवास समूह के रूप में, गुच्छ के रूप में मिलने वाले हैं, और न ही प्रकीर्ण या बिखरे हुए मिलने वाले हैं। इन दोनों के बीच की जो दशा होने वाली है वो मिश्रित अधिवासों के रूप में जानी जाएगी। ऐसे मिश्रित अधिवासों को अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवासों के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार के अधिवासों का जो निर्माण होता है, किसी परिवार में लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसी हिसाब से ऐसे अर्ध सघन अधिवासों की उत्पत्ति भी होती जाती है। इसके साथ साथ पर्यावरणीय जो कारण हैं उनके स्थान पर पारिवारिक कारणों का ऐसी बस्तियों के उत्पत्ति पर बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, सघन अधिवास पर्यावरणीय कारकों का परिणाम है, भौगोलिक कारकों का परिणाम है, प्रकीर्ण अधिवास मुख्य रूप से जलवायु संबंधी कारकों का परिणाम है। लेकिन जो मिश्रित अधिवास होते हैं उन पे न तो इतना अधिक पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता है और न ही भौगोलिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, इन पर पारिवारिक कारकों का अधिक प्रभाव पड़ता है। एक परिवार जब बड़ा होता है तो उसमें से कुछ लोग अपने मूल घर को छोड़कर अपने खेतों पर जाकर मकान बना लेते हैं, या आसपास की जो भूमि उनके पास उपलब्ध है उसके पास जाकर मकान बना लेते हैं। तो मुख्य बस्ती के सहारे दूर दूर आप खेतों पर या जहाँ भी जगह उपलब्ध है वहाँ पर मकान बनते जाते हैं। तो अर्ध सघन या अर्ध गुच्छित जो बस्तियाँ निकल कर हमारे सामने आती हैं बच्चों, उसे ही हम किसके नाम जानते हैं? मिश्रित अधिवासों के रूप में जानते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है हमारे राजस्थान के कोटा जिले के अंदर सांगोल तहसील के अंदर एक खुर्द नामक गांव मिलता है, वो मिश्रित अधिवास का सबसे अच्छा उदाहरण माना गया राजस्थान के संदर्भ में कि मिश्रित अधिवासों की स्थिति जो आपके सामने आपको देखने को मिल रही है। अब हम चर्चा करते हैं ग्रामीण बस्तियों के एक और प्रारूप की, जिसको कहा जाता है पल्लीकृत अधिवास या पल्ली या पुराना अधिवास। इसमें होता क्या है? इसमें अधिवासों में मकान जो होते हैं एक दूसरे से अलग तो होते हैं किंतु एक ही बस्ती के अंदर होते हैं। एक ही बस्ती के अंदर मकान दूर दूर पाए जाते हैं, इसलिए उन सबका नाम एक रहता है और बस्ती के अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग निवास करते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी एक ही गांव के अंदर या एक ही बस्ती के अंदर जब अलग अलग जातियों के लोगों के द्वारा अलग अलग जगह जाकर अपने मकान बना लिए जाते हैं, तो ऐसी बस्तियों को पल्लीकृत बस्ती या पुराना अधिवास के नाम से जाना जाता है। हालांकि गांव तो वो एक ही होता है, लेकिन जातिगत आधार पर मकान जो बनाए जाते हैं अलग अलग समूहों में बनाए जाते हैं। और ऐसी स्थिति बच्चों जो हमें विशेष रूप से देखने को मिलती है पर्वतीय जो भाग है उनकी निचली घाटियों में
और साथ साथ में जो खनन के क्षेत्र देखने को मिलते हैं विश्व के अंदर, उनके अंदर इस प्रकार की मानव बस्तियों का निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो ये पूरी की पूरी जो चर्चा थी बच्चों, वो मुख्य रूप से ग्रामीण अधिवासों के जो प्रकार थे उनकी चर्चा कि ग्रामीण बस्तियां तो किसे कहेंगे, कितने भागों में बांटा गया है, सघन या गुच्छित अधिवास किसे कहते हैं, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास किसे कहते हैं, मिश्रित अधिवास किसे कहते हैं, और पल्ली या पुराना अधिवास किसे कहा जाता है। तो विश्व के अलग अलग भागों में अधिवासों का जो ऐसा स्वरूप देखने को हमें मिल रहा था, ग्रामीण अधिवासों का जो प्रारूप हमें दृष्टिगत हो रहा था, उसी के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को मुख्य रूप से इन 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था। इन 4 प्रकारों की हमने विस्तृत चर्चा की, साथ साथ में इनकी विशेषताएं कौन कौन से उसकी भी हमने चर्चा की, और इसके साथ ही हमने चर्चा की कि ऐसी बस्तियां विश्व के, भारत के और राजस्थान के कौन कौन से भागों में पाई। वैश्विक परिदृश्य में हमने चर्चा की कहाँ इस प्रकार की बस्तियों का स्वरूप मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है। तो ग्रामीण बस्तियों संबंधी ये जो हमारा वीडियो था बच्चों, यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।